गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BST क्लास ऑफ 18 अगस्त 2020। आज हम लोग जो है पार्ट बी शुरू करने जा रहे हैं एंड पार्ट बी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैं अभी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए पूनम गांधी बुक को हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि NCERT बुक में अच्छा है परंतु उसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ हुआ और पूनम गांधी में बड़ा क्लियर अच्छा सा इजी लैंग्वेज में लिखा है, इसीलिए मैं आप लोग को ये ले रहा हूँ ये चैप्टर के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पार्ट बी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके आगे की स्टडी के लिए MBA जब आप पढ़िएगा, MBA चाहे BBA, तो उसमें भी ये फाइनेंस जो होता है, एक्चुअल में फाइनेंस जो है टॉपिक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे के स्टडीज़ के लिए, क्योंकि हर एक कंपनियां जो है फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट चाहती है कि उसके कंपनी में हो, ताकि उसको फाइनेंस की समझ हो और वो उसके वजह से जो है कंपनी उसका सेवा का लाभ ले सके। प्रश्न ये उठता है कि फाइनेंस के बारे में हम लोग फाइनेंस के बारे में हम लोग जनरली जानते हैं कि फाइनेंस का मतलब होता है धन, पैसा, कैपिटल। तो बस इतना ही जानकारी नहीं होता है। फाइनेंस, अब मार्केट में कौन कौन सा फाइनेंस अवेलेबल है, कौन कौन सा फाइनेंस जो है सस्ता पड़ता है, यानी चीपर पड़ता है, चीपर रेट में पड़ता है कंपनी को, और कहाँ कहाँ से बहुत तेज़ी से वो फाइनेंस को ले सकता है कंपनी के इस्तेमाल के लिए, कहाँ पे उसको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न है। तो बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें, फाइनेंस का एक पूरा अलग सब्जेक्ट ही है MBA में और पूरा उसका अलग दुनिया ही है। तो उसमें आप जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि सारा चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड होता है। हम लोग बस थोड़ा थोड़ा समझ उसका रखते हैं और आपको बस उसका इंट्रोडक्टरी लेवल पढ़ाया जा रहा है क्लास 12 में, बिजनेस स्टडीज़ में केवल उसका इंट्रोडक्टरी लेवल की क्या क्या होता है, ताकि कोई भी स्टूडेंट के समझ में ये आए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। पहले उसको ये समझ में आएगा, उसके बाद उसको विस्तार से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम लोग ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को आज सुबह सुबह ही सिलेबस का जो हिस्सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो मैंने शेयर कर दिया है, और डिलीटेड टॉपिक्स में आप देखिएगा जाके, तो डिलीटेड टॉपिक्स में जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है, यानी कि पूरा के पूरा ये पढ़ना है। और पूनम गांधी बुक में देखिए, इसका खास बात है कि वो कंटेंट्स और एज पर सिलेबस पूरा दे दिया है कि ये पहला सिलेबस है। तो सबसे पहला चीज़ जो वो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। देखिए अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं, यही जो है बता देता है। एफिशिएंट एक्विजिशन, यानी एक्विजिशन का मतलब होता है लेना, ग्रहण करना। एक्विजिशन का मतलब ग्रहण करना। तो एफिशिएंट मतलब किस तरह से ग्रहण किया जाए, यानी कहाँ से लिया जाए एफिशिएंटली, यानी टाइम का ही बचत होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। एंड एलोकेशन ऑफ फंड, एलोकेशन का मतलब कि जो फंड जो आया आपके पास, एक्विजिशन जिसका आपने लिया, अधिग्रहण जिसको किया है, उसका आप किस तरह से एलोकेट कर रहे हैं, यानी किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उसको बांट रहे हैं। एलोकेट मतलब बांटना भी होता है, उसको कहाँ कहाँ किस हेड में आप देना चाह रहे हैं, तो वो उसका एफिशिएंट यूज होना चाहिए, यानी कि कहीं धन बर्बाद नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ फ्लो ऑफ फंड्स। अब हम लोग कहेंगे कि दूसरे शब्दों में क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरे शब्दों में बताया गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फ्लो ऑफ फंड्स। फ्लो ऑफ फंड मतलब फंड का जो प्रवाह है, फंड मतलब निधि होता है हिंदी में, निधि का जो प्रवाह है। एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। वंस अगेन देखिए यहाँ पे आ गया, प्रोक्यूरमेंट का मतलब वही हो गया, प्रोक्यूरमेंट का मतलब एक्विजिशन ऑफ फंड हो गया। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट का मतलब उसको कहाँ पर पैसा को लगाया जाए। इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म असेट्स, यानी लॉन्ग टर्म यानी लंबी समय में चलने वाली संपत्तियाँ, और शॉर्ट टर्म मतलब कम समय तक चलने वाली संपत्तियाँ, शॉर्ट टर्म असेट्स। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू ओनर्स। देखिए अपने आप में सारा चीज़ इसमें बोल दे रहा है। ओनर्स का यहाँ पर हमेशा कंपनी में ओनर्स का मतलब शेयर होल्डर्स होता है, तो शेयर होल्डर्स को हम लोग किस तरह से कितना पैसा देंगे। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, और साधारण शब्दों में हम लोग क्या कर सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। मतलब कि बहुत अच्छी तरह से इसका मतलब निपुणता के साथ इसका ग्रहण करना है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इसका हम लोग को अच्छी तरह से उपयोग करना है। एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि हम एसेट्स में कितना दें,
और शेयर होल्डर्स को कितना दें, अपने पास भविष्य के लिए कितना रखें, और रिजर्व में कितना रखें, नए नए योजनाओं पर कितना खर्चा करें, ये सब। एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ फंड। डिस्पोजल मतलब सरप्लस, मतलब जो अगर प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहा है पैसा, सरप्लस मतलब वही होता है जो आपको पास पैसा प्रॉफिट के रूप में आया, उसका आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए कंपनियां जो होती हैं बड़ी बड़ी, वो जो प्रॉफिट कमाती हैं बहुत मुश्किल से कमाती हैं, क्योंकि ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का ज़माना है। और ये कोरोना काल के बाद से और हर चीज़ में जो है, केवल जो मेडिकल फील्ड में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे बूम की स्थिति है, यानी कि वो कंपनियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं अभी। और ख़ासकर हैंड सैनिटाइज़र और लाइक दैट जो मास्क से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो वो उसमें बहुत ज़बरदस्त उछाल आया है डिमांड में उसका। तो यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का हम लोग एफिशिएंट यूज कैसे करें। तो आप मोटा मोटी अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कोई चीज़ समझ में जैसे कि अंश है, जो बच्चे जिसको कम समझ में आता है, तो आप केवल अगर ये समझ जाएं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है एफिशिएंट यूज ऑफ एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड डिस्पोजल ऑफ फंड्स, या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ फंड। तो ये भी आप लिख दीजिएगा और इसी को दिमाग में रख के हर चीज़ को आप समझिएगा, तो आपके समझ में बहुत जल्दी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया गया है, तो आप लोग इसमें से जो इजी वाला डेफिनेशन जो छोटा सा लग रहा है उसको आप हमेशा याद रखिए। हार्वर्ड एंड अपटन का जो है डेफिनेशन, इसको याद रखिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन। इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो डेफिनेशन का याद रखिएगा। डेफिनेशन और मीनिंग में अंतर होता है। मीनिंग में हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन जब डेफिनेशन पूछा जाता है तो कोई पर्टिकुलर राइटर को कोट करते हुए हम उसको पूरा जो स्टेटमेंट है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन को एक याद कर लेना चाहिए आप लोगों को, ये कोई जब पूछा जाए। अब आइए जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सारा चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि आप कंपनी का एक मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, तो आप किस प्रकार आपके सोचिए कि आपके ऊपर कितना दायित्व है कि सारा पैसे का पूरा आपको हिसाब रखना। आपके साथ आपको जो है, जहाँ पैसे की बात आती है तो वहाँ बजट का बात आ जाता है, वहाँ अकाउंटेंसी का भी ज्ञान आपको होना ज़रूरी है, वहाँ मैनेजमेंट का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। कॉमर्स का मतलब ही होता है फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग से फिर वंस अगेन इकोनॉमिक्स। बैंकिंग जो है उससे आप अलग नहीं कर सकते हैं कि इकोनॉमी कैसे चलता है, भारत में इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी कैसे रन करता है, कहाँ से हम लोग सरकार के पास इनकम आता है, फिर वो इनकम को किस तरह से इस्तेमाल करता है। और आप अगर सरकारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में आप जाइएगा तो पाइएगा कि फ़ंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो होता ही है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका जो लाभ होना चाहिए, जिस तरह से इतना पैसा यूज होता है पब्लिक का, सामाजिक जो सुविधाओं का जितना भी स्कीम्स है उस पर जितना पैसा खर्च होता है, तो उसका जो लाभ पब्लिक को है वो नहीं मिल पाता। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा जो रोल है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू है, यानी वहाँ बाकी है, वहाँ पे इसका बहुत अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सरकार ने रोड बनाता है, आप देखिए पुल्स बनाता है। अभी बिहार में इतना बाढ़ आ गया कि बहुत सारा पुल टूट चुका है, रोड टूट चुका है, रेल लाइन को नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जब तक हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जब तक हम लोग पूरा ज्योग्राफिया का नॉलेज नहीं रहेगा, इकोनॉमी का नॉलेज नहीं रहेगा, तो हम अपने से बना देंगे, फिर वहाँ पता चलेगा बाढ़ आ गया। मतलब हर चीज़ को जब तक स्टडी करके नहीं बनाया जाए तब तक बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट्स से भी जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है, हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें लिखा हुआ है ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंपनी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब जितना भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है या तो प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा प्रभावित होती है। द कॉमन एक्टिविटीज़ एंड एरियाज विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, जो कॉमन एरिया है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपको लाभ होता है, जो प्रभावित होता है, वो ये है आपको है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। साइज मतलब आप समझ रहे हैं बड़ा छोटा,
और कंपोजिशन मतलब कि फिक्स एसेट्स और में कितना कहाँ कहाँ पर पैसा कितना रूप में। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट, उसका बनावट क्या होगा फिक्स एसेट्स का। आप देखिए इसको एक्सप्लेन क्या है, द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाया जाए इस पर निर्भर करता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन वन ऑफ द डिसीजन मेड बाय फाइनेंशियल मैनेजर्स। हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट, कितना कंपनी जो है इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। तो ये पॉइंट वाइज भी आप इसको स्टडी करते हैं। पहला आता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नेक्स्ट आता है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट। वंस अगेन करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट दोनों में अंतर। करेंट एसेट जो होता है वो विद इन 1 ईयर तक उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उससे बेच कर उससे हम कैश ला सकते हैं, उसको हम लोग करेंट एसेट्स बोलते हैं। और जो 1 साल से ऊपर के जैसे 3 साल 5 साल के ऊपर चला गया तो उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। साधारण में हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलेंगे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब जो है आपको फिक्स्ड एसेट्स आता है। जबकि करंट एसेट्स में आप देख सकते हैं स्टॉक जो होता है, जो हम लोग बेचते हैं सामान, जो दुकान का जो सामान, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बैंक में जो पैसा रखा हुआ है, सोना चांदी अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, कहीं किसी का शेयर्स है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, वो सब करंट एसेट्स में आता है। तो ये हो गया। तो वंस अगेन ही हो गया अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। तो इसमें लिखा हुआ है क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेक अप टू इनटू कैश, यानी इसको हम लोग कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स, जो डेटर होता है, डेटर रिसीवेबल्स को डेटर बोलते हैं, यानी डेटर जो आपको उधार सामान जिसको आपने बेचा है वो आपको भविष्य में पैसा देने वाला, वो हो गया। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स डिवीजन इन कैश, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये सारा चीज़ जो है कितना पैसा बिल्स रिसीवेबल के रूप में रखा जाए, कितना पैसा का आप उधार दे सकते हैं, है ना। ये नहीं कि आप सब चीज़ आप हर सामान उधारी भेजें, नहीं, उसका भी कुछ लिमिट होता है कि आपको इतना तक इतने लोगों को आप उधार दे सकते हैं, इतने रुपया तक। इससे ज़्यादा होगा तो कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो चीज़ का निर्णय लेना है। तो वो हो गया। नंबर 3rd पॉइंट आइए, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स के यहाँ बात आ रहा है। लॉन्ग टर्म असेट्स, शॉर्ट टर्म असेट्स। लॉन्ग टर्म असेट मान लीजिए फिक्स एसेट्स, शॉर्ट टर्म असेट्स को करंट असेट्स बोलेंगे। उसी तरह पॉइंट नंबर 3 में आ गया, ये द अमाउंट टू बी रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है कि हम शेयर होल्डर से पैसा लें कि डिबेंचर से लें। कल एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि प्रेफरेंस शेयर क्या है सर, इक्विटी शेयर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में यही डिफरेंस है कि मान लीजिए कि क्लास में जैसे कि हम लोग क्लास को उदाहरण नहीं देंगे, नहीं तो फिर आप लोग अपने आप पर ले लीजिएगा। मान लीजिए कि कुछ क्लास ऑफ पीपल है हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं, तो उसमें अंबानी को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, शाहरुख खान को ले लीजिए, विराट कोहली को ले लीजिए, धोनी को ले लीजिए, मोदी का जो राजनेता है, तो ये सब प्रेफरेंस्ड वर्ग है। कहने का मतलब कि अगर कुछ भी होगा, कुछ भी बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी तो सबसे पहले इन लोगों के पास आएंगी, इन लोग इस्तेमाल करेंगे, और फिर जो है कॉमन आदमी के पास उसको आते में समय लगता है। तो इन लोगों को वरीयता दी जाती है हर चीज़ में। तो यही चीज़ प्रेफरेंस शेयर में भी है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि उसको कॉमन शेयर जो है इक्विटी शेयर होता है, उसके बदले में उसको कुछ विशेषता दिया जाता है कि भाई प्रॉफिट आएगा तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा, तो वही प्रेफरेंस शेयर है। बस यही अंतर है दोनों में। और उसको देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट में से हम लोग कॉमन शेयर यानी इक्विटी शेयर को देते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और ठीक है, उसका उल्टा, जब कंपनी बंद होने लगती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस किया जाता है कि पहले भैया आप लीजिए, और उसके बाद जो है सामान्य शेयर्स का मान लीजिए। ये तो दोनों में काफ़ी अंतर है। तो यही आपका कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बताता है कि आप लॉन्ग टर्म से कितना पैसा लेंगे। लॉन्ग टर्म मतलब शेयर होल्डर से आप कितना पैसा लेना चाहते हैं। आप देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, और ये जो प्रेफरेंस शेयर है वो 1 साल के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए भी हो सकता है, 3 साल के लिए भी हो सकता है, 4 साल, जैसे उस पर डिपेंड करता है। तो अब देखिए, प्रेफरेंस शेयर जो है कंपनी के लिए एक भार है, बड़ा भार है, क्योंकि उसको पैसा देना ही देना है और उसको वापस भी करना है। तो इस तरह से प्रेफरेंस शेयर नहीं चाहती कि कंपनियां की बहुत दिनों तक रखें। जब फाइनेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तब हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर जो पैसा लेते हैं वो हम लोग देखेंगे अकाउंट्स में बनाएंगे तब, कि वो आप देखिएगा जनरली कि 100 रुपये का शेयर है तो 125 रुपया में हम पब्लिक से ले रहे हैं, यानी 25 रुपया वहीं पर आप ज़्यादा ले रहे हैं। 100 रुपये का शेयर के बदले 25 रुपया, और मार्केट में अगर शेयर की कीमत होगी तो 100 से घट जाएगा, लेकिन हम पब्लिक से 125 रुपये लिए, तो वहाँ पे उसको लॉस हो रहा है। इस लॉस के बदले हम उसको जो भरपाई करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट का,
तो इसी चीज़ का नाम है प्रेफरेंस। तो इस तरह से हमारा आपको देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स में कितना पैसा रहेगा, ये हो गया। नंबर 4 पॉइंट में दिया हुआ है कि ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेब्ट्स, इक्विटी एक्सेट्रा। देखिए ब्रेकअप का मतलब होता है कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से हमको कैश तुरंत मिल जाए, वो चीज़ बोलता है ब्रेकअप। इनटू डेब्ट, कर्ज में जल्दी से वो बदल जाए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस शॉर्ट टर्म में चेंज हो जाए। तो इस तरह से जो है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है, यही सब ये काम करता है। फिर है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्या बोलता है, ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर affected by decisions of financial management. Generally items related to expenses and revenue are recorded in profit and loss account. If we pay more interest, देखिए if we pay more interest depreciation, it will be increase the expenses and affect profit and loss account. अगर हम लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, इफ़ विल पे मोर इंटरेस्ट, ज़्यादा हम इंटरेस्ट देंगे फाइनेंशियल में। ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स की बात है वो इंटरेस्ट पे ही बात होता है। मान लीजिए आप मार्केट से कर्ज लिए हैं, पैसा कर्ज लिए हैं, उधार लिए हैं मार्केट से एज ए कैपिटल, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो वो भी आपका एक फैक्टर है कि आप कितना इंटरेस्ट चुका रहे हैं, है ना। कंक्लूजन में आपको क्या बोलता है कि आफ्टर लर्निंग द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन बिजनेस वी कैन से द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसका डिसीजन पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आज के डेट में बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और शॉर्ट टर्म MSME पढ़े थे आप लोग, मीडियम इंटरप्राइजेज, जो हमारा छोटा छोटा बिजनेस है 5 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ तक जिसका कैपिटल है, तो वो लोग आज के कोरोना काल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो हम वो सारी चीज़ें रेडी टू यूज़ डिमांड के चीज़ें बनाती हैं और वो मार्केट में जाती हैं, तुरंत वहाँ से कैश होता है और इस तरह से उसका जो है पूरा फ्लो चलते रहता है मार्केट में। यानी पहले मार्केट में कंपनियां पैसा लगाती हैं, रॉ मटेरियल में लगाती हैं, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स जैसे सारा में चीज़ लगाती हैं और बिजनेस शुरू करती हैं। वहाँ पर एक पैसा का खर्चा हुआ शुरू में, क्योंकि जब तक लगाने के लिए खर्च नहीं किया जाएगा तब तक आप किसी का प्रोडक्ट का बना ही नहीं सकते हैं। तो वो एक बात हुई, तो वहाँ पर पैसा लगाए, फिर पैसा लगाने के बाद जो हम स्टॉक बना रहे हैं, जो सामान बना रहे हैं उसको मार्केट में उसके डिमांड के हिसाब से उसको एलोकेट करके बेचते जा रहे हैं। बेचने से फिर वो पैसा क्या होगा, कन्वर्ट होगा, कैश में आएगा और वो कैश फिर से कंपनी के पास आएगा। तो इस तरह से फ़्लो चालू हो जाता है और इस फ्लो में से ही कुछ पैसा जो है कुछ निकाल के हम लोग अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए या एम्प्लॉय को आपको बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस पैसा जो आप उसमें से निकाल के कुछ सरप्लस के रूप में रखें तो उसका आप किस तरह से बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, और कभी जैसे कि बहुत रिसेशन का टाइम आ जाएगा जो अभी चल रहा है, जो 5 महीने का दौर गुजरा है, तो उसमें उस पैसे का हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे हम लोग सामाजिक लाभ के लिए काम करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक डिसीजन होता है। ये बहुत आपको भार वाला चीज़ है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से हम अपनी कंपनियां चला रहे हैं। तो आई थिंक ये वीडियो बड़ा हो जा रहा है तो मैं इसको यहीं पे बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।